हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज ट्रांजिशन एलिमेंट का अगला वीडियो बना रहा हूं जिसमें हम लोग आज 3 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? कितनी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? 3 प्रॉपर्टी। प्रीवियस वीडियो में मैं 5 प्रॉपर्टी ले चुका हूं। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा एटॉमिक रेडियस, चौथा मेटेलिक प्रॉपर्टी, पांचवा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है? आज हम लोग 3 देखेंगे। कैटलिटिक प्रॉपर्टी, अगला कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और एक है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, तो ये पूछेगा नहीं लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा है, मैं बता दे रहा हूँ फॉर कंपटीशन। बात समझ में आ रहा है? एक बात और, कुल 12 या 13 प्रॉपर्टी है। आज की वीडियो के बाद 2 वीडियो और बनेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट समाप्त हो जाएगा, मतलब एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बीएससी सेकेंड ईयर में कुल 5 चैप्टर पढ़ना ही है, एक चैप्टर मैं समाप्त कर दे रहा हूँ। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों, बीएससी सेकेंड ईयर की वीडियो आप पूरा देख नहीं रहे हो, आप आगे बढ़ जा रहे हो। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि सेकेंड ईयर में लिखने पर ही नंबर मिलेगा, आप लिखोगे नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अब मैं गारंटी भी दे रहा हूँ कि आप नोट्स पढ़ के नहीं लिख पाओगे, कितना रटोगे। तो जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से जब तक नहीं सुनोगे, डॉक्टर नोट से टैली नहीं करोगे, तब तक आप लिख नहीं पाओगे। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो पूरा से पूरा देखिए, तब आप कहीं जाके आप नोट्स लिख पाओगे, क्योंकि एक 1.5 पन्ने का एक प्रॉपर्टी है। ट्रांजिशन एलिमेंट थोड़ा सा आसान तो है, टफ नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल ज़्यादा है। तो थ्योरेटिकल ज़्यादा है तो लिखने में प्रॉब्लम होगी। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ट्रांजिशन एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप 2 चैप्टर पढ़ जाओ, 5 में से केवल 2 चैप्टर, 30 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं 2 चैप्टर से आएगा। तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट यह दोनों चैप्टर है। बात समझ में आ रहा है? तो 6वीं प्रॉपर्टी देखते हैं, कैटलिटिक प्रॉपर्टी। कैटलिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। यह 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी अगला 2021 वेरी इंपॉर्टेंट, यह पक्का आएगा। आज की दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विगत 2 सालों से लगातार पूछ नहीं रही है। तो कैटलिटिक प्रॉपर्टी इस बार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान दो, थोड़ा थ्योरी है। आप जितने भी रिएक्शंस देखोगे, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ट्रांजिशन एलिमेंट और इसके कुछ कंपाउंड्स, ट्रांजिशन सब नोट्स मिलेगा आपको, ठीक है, बस बात को ध्यान से सुनिए। ट्रांजिशन एलिमेंट और इसके कुछ कंपाउंड्स या कुछ का मैक्सिमम कंपाउंड कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। और कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, इसका मतलब वो मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। कैटलिस्ट हालांकि डिक्रीज भी करता है, लेकिन यहाँ पर यह मैक्सिमम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, समझो। जैसे एग्जांपल देखो, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यही होता है, उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो आप देखे होंगे बहुत से एग्जांपल हैं। एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन करते होंगे, CH2 H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल क्या बन जा रहा था, CH3। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वह निकिल है, और निकिल कौन सा एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट। बात समझ में आ रहा है? सब एग्जाम्पल आपको मैं नोट्स में दिया हूँ, लिंक में आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब और एग्जाम्पल देखो, जैसे हैबर प्रोसेस से अमोनिया का सिंथेसिस, आयरन यहाँ पर किसकी तरह काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। यह भी क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। और आप देखो प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम डी ब्लॉक एलिमेंट, उसका ऑक्साइड, यह दोनों किसके फॉर्मेशन में, H2SO4 के फॉर्मेशन में कैटलिस्ट की तरह काम करता है बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस। आप इंटर में पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो मैं पी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा इंटर वालों को कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो 2 कैटलिस्ट होते हैं, प्लेटिनम होते हैं और क्या होते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। बहुत से एग्जाम्पल हैं। चौथा देखो, TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, हाई डेंसिटी पॉलीमर, हाई डेंसिटी पॉलीमर के फॉर्मेशन में ये किसकी तरह काम करते हैं,
कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत से रिएक्शंस में जो कैटलिस्ट हैं वह ट्रांजिशन एलिमेंट और उसके कंपाउंड ही हैं। तो आखिर ऐसा क्या रीज़न है, ऐसा उसके पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है किसके पास, ट्रांजिशन एलिमेंट के पास, कि वह कैटलिस्ट की तरह काम करती है। यह बात समझ में आ रहा है? यह क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि आखिर इसके पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट के पास, कि वह कैटलिस्ट की तरह काम करती है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो आओ देखते हैं क्या कारण है कि यह कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कपड़ा भूल गया, हाथ से मिटाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दो। तो कारण देखो, एक्सप्लेनेशन, क्या एक्सप्लेनेशन, वाई, यह सब जेम में पूछेगा, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इट्स कंपाउंड एक्ट एज कैटलिस्ट। कारण देखो, बहुत से कारण है। मेन कारण देखो, पहला क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। दूसरा क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। तीसरा क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यह मैं अलग से पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी कंपटीशन में आता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज, पहला ऑप्शन होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब समझो, कॉपर +1 भी शो करता है और क्या शो करता है, +2 भी शो करता है। स्कैंडियम +2 भी शो करता है और +3 भी शो करता है। मैग्नीज +2 शो करता है, +3 शो करता है, +5 +7। तो एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, उसी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यह बताऊंगा मैं ऐसा क्यों यह करता है, तो वह नेक्स्ट वीडियो में बनेगा। तो दो कारण है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, और तीसरा क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, अब ध्यान दो। तो इन तीन प्रॉपर्टी की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट किसकी तरह काम करता है, एक्ट एज कैटलिस्ट। बात समझ में आ रहा है? अब देखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दोनों के कारण क्या होता है, इन दोनों कारण किसके कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है वह रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है, वह रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कर लेगा। क्यों रिएक्शन करेगा, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो आसानी से रिएक्शन कर लेगा, और वैकेंट d ऑर्बिटल है तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर सकता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके बनाएगा अनस्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट, और इस अनस्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट का जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वह कम होता है, और जिस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, और यह किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ देखे होगे तुम लोग, अगर नहीं देखे हो तो मेरा केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो आप देखिए, उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इस तरह देखे होगे। ठीक है, ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, और A+B, और यहाँ C बन जा रहा है, यह विदाउट कैटलिस्ट है। इसी में अगर कैटलिस्ट डाल दोगे तो यह ग्राफ यहाँ से जाएगा, यह क्या हो जाएगा, विथ कैटलिस्ट, यह क्या हो जाएगा, विथ कैटलिस्ट। तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी यह था, अब एक्टिवेशन एनर्जी यह हो गया, तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी E' हो गया, E'। ठीक है, तो जिस रिएक्शन का ये एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है वह एनर्जी बैरियर को आसानी से क्रॉस करके किस में चल जाएगा, प्रोडक्ट में। समझ में आ रहा है? तो कैटलिस्ट कैसे कम कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी, वह अनस्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाता है, वह अनस्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट एक अल्टरनेट पाथ बनाता है रिएक्शन एनर्जी बैरियर का।
एक अल्टरनेट पाथ बनाता है एनर्जी बैरियर का, और उस एनर्जी बैरियर का जो अल्टरनेट पाथ बन रहा है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। समझ में आ रहा है? इसका देखो, लार्ज सरफेस एरिया से क्या होता है, जब लार्ज सरफेस एरिया होगा तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पर यह एड्सॉर्ब कर लेगा। फर्स्ट ईयर में पढ़े होगे एड्सॉर्प्शन, तो जब अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लेगा तो एड्सॉर्ब करने के बाद क्या होगा, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच रिएक्शन करने की जो कैपेसिटी होगी या जो प्रोसेस होगा वह फास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एड्सॉर्ब हो गया तो उनके बीच डिस्टेंस कम हो गया, जब रिएक्शन क्या होगा, उनके बीच कोलिजन होगा, जब कोलिजन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो लार्ज सरफेस एरिया से क्या होगा, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल को कैटलिस्ट अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेता है, एड्सॉर्ब करने से उनके बीच रिएक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल अब क्या आ चुके हैं, पास आ चुके हैं। क्लियर आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो 3 कारण है, इन 3 कारणों की वजह से कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसकी तरह काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। क्लियर हो गया? तो 6वीं प्रॉपर्टी आपको पूरा नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखो, किसी बच्चे ने कहा कि सर 1 घंटे का वीडियो बनाओ। बेटा 1 घंटे का बनाना दिक्कत नहीं है, समस्या है उसको अपलोड नहीं कर पाऊंगा बहुत, क्योंकि HD में बनाता हूँ, अपलोड ही नहीं हो पाएगा। इसी नाते अब लंबा करूँगा मैं, ऐसी बात नहीं। 55 मिनट का वीडियो बनाया हूँ मैं, 67 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करने में लेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि अपलोड करूँ। ठीक है, 7वीं प्रॉपर्टी देखो, 7वीं प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर BSc एग्जामिनेशन। यह इंटर में भी है, लेकिन इंटर वाले अभी नहीं पढ़ेंगे, उनका केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, आसानी से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, और उन कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है कि जो ट्रांजिशन मेटल आइटम या ट्रांजिशन मेटल आयन होते हैं उनको यम से लिखते हैं, और वह उस आइटम जिसके पास लोन पेयर हो या निगेटिव आयन से इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से एक्सेप्ट करते हैं, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से एक्सेप्ट करने के बाद जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा 1 महीना करीब। ठीक है, 25 से 30 नंबर का इसी क्वेश्चन आएगा केवल एक चैप्टर से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो मेटल आइटम क्या होता है, जैसे देखो, ये देखो FeCN6 पर 4 NiCO4 PtCl4 पे 4 इस तरह कंपाउंड आप देखे होंगे। तो जितने भी इस कंपाउंडों में हम मेटल होते हैं वह 99% कौन होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। और जिससे वह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, या तो वह निगेटिव चार्ज होगा या जिसके पास क्या होगा, लोन पेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, लिगैंड। क्या बोलते हैं, लिगैंड। तो लिगैंड आर दोज एटम या ग्रुप ऑफ एटम विच कंटेन निगेटिव चार्ज या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड हैज टेंडेंसी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू द ट्रांजिशन एलिमेंट एंड फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब कारण उठता है कि क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल होता है वह ट्रांजिशन एलिमेंट ही होता है। क्वेश्चन उठ सकता है, इसके भी 2 कारण। पहला क्या है, स्मॉलर साइज। एस ब्लॉक से इसका साइज क्या होता है, स्मॉलर साइज होगा। तो जब स्मॉलर साइज होगा तो इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बोलो, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, बोलो, ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। तीसरा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। ऐसा नहीं कि जिसके p ब्लॉक के पास भी वैकेंट d ऑर्बिटल हो जाता है, p ब्लॉक एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि समझ में आ रहा है, वो मैं आगे बताऊंगा ऐसा क्यों। वैकेंट d ऑर्बिटल होना जरूरी है। अब देखो, स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज की वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो जब लिगैंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसको बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज़्यादा है। अब देखो, तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। तो वैकेंट d ऑर्बिटल क्या कर रहा है, जो यह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसके लिए वो स्पेस प्रोवाइड करा रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉनवा दोगे तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि मेरे पास कमरा खाली है।
नहीं समझ में आ रहा है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी इलेक्ट्रॉन इट हैज़ प्रोवाइडेड स्पेस टू एकोमोडेट, एकोमोडेट मतलब रखना, क्या रखना, एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगांड। समझ में आ रहा है? तो भैया वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से क्या खासियत हो जाता है? अरे यार ऑर्बिटलवा खाली ने कपड़ा नहीं रखेगा ना इलेक्ट्रॉनवा कि कपड़ा रख के लिए घूमेगा, आओ आओ दो दो, नहीं, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो इस हैप्पी बर्थडे को कम करने के लिए 3 कारण है। क्या? स्मॉलर साइज, स्मॉल साइज होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना। ठीक है, कर लिया। अब करने के बाद कमरा खाली चाहिए, तो कमरा खाली है, उस कमरे में वो इलेक्ट्रॉन रख ले रहा है और किसका फॉर्मेशन कर रहा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो 3 कारण है ट्रांजिशन एलिमेंट का, वह आसानी से क्या बना ले रहा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ में आ रहा है? 2 प्रॉपर्टी नेक्स्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, मस्ती से पढ़ लीजिएगा। नोट्स में यही सब जो बोला हूँ लिखवाया हूँ, लेकिन वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, एक और कंपटीशन बता देते हैं, 2 लाइन लगेगा, 2 मिनट लगेगा। आठवां मान लो पूछ ही दे, एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, एटमाइजेशन। ठीक है, होता क्या है? कोई भी कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड को एटम्स को अलग अलग कर देना। जैसे मान लो AB कोई कंपाउंड है, ठीक है। अब इस AB कंपाउंड से एटम A को अलग करना, एटम B को क्या करना? अलग करना। अलग करने में जो इंथैल्पी या हीट दिया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? हीट ऑफ एटमाइजेशन। समझ में आ रहा है? हीट ऑफ एटमाइजेशन। कोई पूछेगा क्या कहेंगे? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है? तो आप क्या कहेंगे? सर किसी भी कंपाउंड कैसे बनता है? एटम कंबाइन होता है, मॉलिक्यूल बनता है ना, तो उन कंपाउंड से हर एटम को इंडिविजुअली क्या करना? अलग करना। अलग करने में जो भी हीट या इंथैल्पी दिया जाता है उसको इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट का इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। यह इंपॉर्टेंट लाइन है, सब लिखा हूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट का इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। कारण क्या है? ध्यान दो, कारण क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट के पास क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उनके एटम्स के बीच में इंटरैक्शन फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, जब इंटरैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो उनके एटम्स क्या करेंगे? आपस में बॉन्डिंग ज़्यादा करेंगे। बोलो, आपस में बॉन्डिंग करेंगे। तो जब एटम्स आपस में ज़्यादा बॉन्डिंग करेंगे तो फिर उन एटम्स को तोड़ने के लिए हमको हीट भी क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा देना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है? ट्रांजिशन एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो बेटा जब अनपेयर्ड इसके पास भी ज़्यादा, इसके पास भी ज़्यादा, तो इनके बीच में बॉन्डिंग होगा ना, पेयर्ड होने का प्रयास करेंगे। तो जब पेयर्ड होने का प्रयास करेंगे इनके बीच में बॉन्डिंग ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इनके बीच बॉन्डिंग भी ज़्यादा होगा। अब इनको आपस में अलग करने के लिए जो हम एंथैल्पी देंगे उसका अमाउंट भी क्या करेंगे? ज़्यादा करेंगे। क्यों ज़्यादा करेंगे? क्योंकि इनके बीच में बॉन्डों की संख्या क्या है? ज़्यादा है। नहीं समझ में आ रहा है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसका कारण क्या है? यह जेईई मेंस में पूछ चुका है, जेईई मेंस में लिखने के लिए पहले पूछता था, पूछता भी है, और एग्जामों में यूपीएससी में भी पूछ सकता है, पूछेगा भी। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण क्या है? उनके बीच इंटरेक्शन या बॉन्डिंग की संभावना ज़्यादा है। तो जब बेटा बॉन्ड ज़्यादा बन जाएंगे तोड़ने के लिए हमको इसका अमाउंट ज़्यादा करना पड़ेगा ना। बोलो, ठीक है। अगला पॉइंट, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। 4D और 5D का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 3D से क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यह बेटा मैं 3 प्रॉपर्टी में डिटेल पढ़ा दिया। इसका नोट्स आपको लिंक में मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप पे तक भी पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू केमिस्ट्री, आस्क माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, एनीबॉडी, आइदर इंटर, MSc, BSc, गेट, नेट, फेट, जो भी इच्छा हो। ठीक है, नेट, जेईई मेंस। लेकिन हाँ, वीडियो पूरा देखो यार, नहीं तो लिख नहीं पाओगे, बहुत समस्या। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।